हरिद्वार लोकसभा की सियासत में बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया है। भावना पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, आपने कहावत तो सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। ये कहावत देती हैं उमेश के लिए। अब पूछ लेती हूँ मैं उनसे कि वो कितने छलकते हैं, क्योंकि जब हमने पहली बार आपको भावना पांडे से मिलवाया था, भावना पांडे को दिखाया था, तो उमेश कुमार के लिए वो आरोप लगाती हुई नजर आई थी और कह रही थी कि कुंवर प्रणव सिंह जो पूर्व विधायक रहे हैं कानपुर विधानसभा से, वो मेरे भाई हैं। तो ये क्या खेल था? और उसके बाद आप हरिद्वार लोकसभा में आ गई है, तो ये क्या मामला क्या है मैम? और सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले सवाल ये होगा, आप कहते हैं मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, अगर आप उत्तराखंड की बेटी है तो उत्तराखंड में रहने वाली और महिलाएं लड़कियां खुद को क्या कहेंगी? वो भी बेटी है। अच्छा, वो भी बेटी। हाईलाइट करके कहते हैं ना मैं उत्तराखंड की बेटी। मैं इसलिए कहती हूँ कि जैसे उमेश जैसे लोग अपने आप को पहाड़ पुत्र बताते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ता है मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। अच्छा, अगर उमेश जी बताएंगे पहाड़ पुत्र तो आप खुद को उत्तराखंड की बेटी? नहीं, मैं तो उत्तराखंड की बेटी शुरू से ही मेरा टाइटल नेम है। मुझे अधिकतर लोग पहचानते उत्तराखंड की बेटी के नाम से हैं और मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, आपको पता होना चाहिए। और 94 से मैंने 6 साल आंदोलन किया। किशोर उपाध्याय के साथ शिरकत की मैंने एक मंच, और मेरा पलायन रहा नौकरी के लिए। मैं हल्द्वानी से चली गई थी और 25 साल मैंने धक्के खाए नौकरी के लिए, जैसे आज युवा धक्के खा रहे हैं। तो फिर जब मैं वापस आई तो 2018 में मैं हरिद्वार आ चुकी थी। 18 साल में हरिद्वार रही। उसके बाद मैं देहरादून शिफ्ट हो गई। मेरा बेटा का वहाँ इलाज चल रहा है। तो मैम, ये हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ने का अचानक जो रीज़न है, ये कहाँ से मैंने बोला दिलचस्प मोड़ आया है। और अभी तक आप कहती थी कुंवर प्रणव सिंह जी मेरे भाई हैं, तो वो सब छोड़ के, और आपने भी बताया कि आपने उमेश कुमार के खिलाफ पिछले साल से आप केस भी लड़ रही हैं कि उनकी जो विधायकी है वो चली जाए। तो अब उसके बाद आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो भी लोकसभा मैदान में अपनी जो धर्मपत्नी उनको उतार रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप भाजपा और कांग्रेस की बात करें, आप लोग उमेश को इतना हाईलाइट कर देते हैं, समझ में मुझे नहीं आता। आज वो कहीं स्टैंड नहीं करता, वो गलती से उस समय जीत गया था। वो भारी आदमी है। इतने सारे लोग एक साथ गलती कैसे कर सकते हैं? एक तरफा वोट डाल के। एक तरफा मैडम ऐसा है, वो मदारी है और वो झूठ बोल के हवाई जहाज दिखा के युवाओं को गुमराह किया। जो आज सारे के सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उसके सब जान चुके हैं उसको। किसी को नहीं पता था कि वो एक रेपिस्ट है, किसी को नहीं मालूम था कि उमेश कुमार कौन है और ब्लैकमेलर है। वो लोगों को हवाई जहाज दिखा के और माइनॉरिटी के लोगों को आकर्षित करके आज उनका साथ छोड़ चुका है। आज वो किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ाया उसने, उस समय बीमारी का बहाना करने लगा। आज जनता सब जान रही है और दिखावा ज़्यादा करता है। और सबसे बड़ी बात है, छोड़िए मैडम उसकी बात, आप लोकसभा चुनाव की बात करिए। मैं उत्तराखंड की लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मैं पिछले सामाजिक कार्य कर रही हूँ और सामाजिक कार्य में मुझे इतनी परेशानी आ रही है, सारे अधिकारी बाहर के हैं और मुझे नेताओं से रोज़ कहना पड़ता है। अभी कल परसों धामी भाई से मेरा झगड़ा हो गया इसी बारे में, क्योंकि रोज़ मेरे को फ़ोन करना पड़ता है सीएम आवास, इसको फ़ोन कर दो, उसको फ़ोन कर दो। कभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सीएमओ को फ़ोन कर दो, कभी एसएसपी को फ़ोन कर दो, कभी थाने चौकी लोगों की सेवाओं के लिए। तो मुझे लोग पहचानते कम हैं, तो इसलिए मैं लोकसभा चुनाव लड़े कि पावर भी हाथ में होनी चाहिए। पावर होनी चाहिए। आपने अभी कहा कि वो मदारी है, तो मुझे ये बताइए फिर आपके साथ आज यहाँ लोग होने चाहिए थे जो उमेश कुमार को पहचान चुके हैं। और अगर वो मदारी है तो लोग आज फिर क्यों उनके हेलीकॉप्टर के गुण गा रहे हैं? हमने उड़ाया, वो हमारे बीच में रहते हैं, मतलब मदारी है और लोगों के लिए वो भगवान बन चुके हैं। लोग कहते हैं कि फरिश्ता ही आया है हमारे लिए तो कानपुर विधानसभा के लिए। मैडम समय का इंतजार करो, अभी तो मेरा आज पहला दिन है। अभी मैं होर्डिंग देखने आई हूँ यहाँ पर। अभी मैंने कोई ये प्रेस तो हमने अचानक कहीं मिस्ट्री में करी थी, वो किसी ने बताया ख़राब होटल है, दूर है, तो मेरे को वो समझ में भी नहीं आया। मैंने इसलिए अचानक, आपने देखा वो चेंज हुआ मेरा, क्योंकि मैंने मुझे यहाँ रुड़की में आज मैं सिर्फ लोकेशन देखने आई थी कहाँ मेरी होर्डिंग लगेंगी। अभी तो जनता आएगी, जब जनता आएगी तब आप सैलाब देखना कि हर विधानसभा भी देखना चाहते हैं कि उमेश कुमार को पहचानने वाले लोग कौन से। दूसरी बात मैं कर लेती हूँ, भाजपा कांग्रेस के भी आप बात बता रहे थे, अपनी बेटियों की आवाज़ आप उठा रहे हैं, आप युवाओं को देख रहे हैं कि नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। तो भाजपा कांग्रेस की सत्ता में ये सवाल उठा रही है या मेन उमेश कुमार जी के लिए जैसे दिखता है कि उनके लिए भी तुरंत आरोप प्रत्यारोप करते हैं? उमेश का बुखार जो आप लोगों को, उसको हटिए, उससे आप भाजपा कांग्रेस की बात करिए। एक विधायक तो अतीक अहमद भी है, वो तो एमपी भी बन गया गलती से। आज का है, आज जेल में है और ये भी जेल में जाएगा बहुत जल्दी। इसकी विधानसभा समाप्त होने वाली है। मैं तो कहती हूँ ये उत्तराखंड का अतीक अहमद मुख्तार अंसारी है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ खुलेआम 30 मुकदमे जिस पर हो, वो क्या होगा? अतीक अहमद ही तो होगा उत्तराखंड का। धामी जी को क्यों नहीं दिख रहा है फिर अतीक अहमद उत्तराखंड में भी है? ये तो कोश्यारी जी का आपने देखा नहीं,
धामी भाई ने केक की फ़ोटो खींची तो मैंने कितना सोशल मीडिया पे मैंने चिल्लाई थी। उसके बाद उमेश की एंट्री बैन हो गई। अभिनव को रखा था, मैं चिल्लाई थी, अभिनव को हटाया। कोश्यारी जी ने उसके घर मिठाई खिलाने गए, कितना मैंने हंगामा किया था, तो कोश्यारी जी ने उससे मिलना बंद किया और पहाड़ चले गए। और इसी तरह सरकार उसके मुकदमे वापस ले रही थी। आपको पता होगा कि मैं पेट्रोल लेकर छिड़कने चली गई थी आत्मदाह करने, अगर इसका केस आपने नहीं लड़ा तो सरकार ने अपना डिसीजन बैकफुट पर आई थी। तो मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ। इनको जो गलत होगा उत्तराखंड में, हम अत्याचार नहीं सहेंगे। इसने 3 मुख्यमंत्रियों का स्ट्रिंग किया, ब्लैकमेल किया। आज कैसे एलएमएल में 16 हवाई जहाज में घूमता है, बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियाँ कहता है, कहाँ से आया? तो आप भी पत्रकार हैं, सब पत्रकार, आपके पास क्यों नहीं है एक मर्सिडीज? वो 4 मर्सिडीज कहाँ से लाया? सिर्फ उसका धंधा है ब्लैकमेलिंग करने का, बस ब्लैकमेलिंग करता है। और इसी को विधानसभा को भी ब्लैकमेल पे लगा रखा है उन्होंने। नहीं, वो तो दिखावा किया। देखो, जनता तो मासूम होती है, आपको पता है। माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ एंटी गुजर था, माइनॉरिटी को यूज किया उसने। तमाम माइनॉरिटी आज सब उससे नाराज हैं। एक को जिला पंचायत नहीं लड़ाया, उससे बीमारी का ड्रामा करने लगा कि मैं बीमार हूँ, चला गया अपना दिल्ली और लोगों को फेसबुक पर दिखाता है। वो झूठा आदमी, मक्कार, झूठा है नंबर 1। इसलिए जनता पहचान चुकी है, इस बार जनता उसका साथ नहीं देने वाली। अब तक कानपुर की विधानसभा के लोगों को लगता था और सभी लोगों को लगता था कि उमेश कुमार जी एक फरिश्ता बनकर आए हैं, क्योंकि 20 साल बाद बदलाव देखने को मिला है। लेकिन वहीं से एक नया ट्विस्ट आ जाती है। भावना पांडे जी कह रही हैं वो मदारी हैं और जनता मासूम है, जनता बातों में आ जाती है। ऐसा ही भावना पांडे जी। चलिए, होर्डिंग देखने के बाद दूसरा स्टेप क्या रहेगा? क्या जनता आएगी आपके साथ? क्योंकि कानपुर की विधानसभा हम सब भी जानना चाहते हैं कि वो लोग हैं जो कानपुर विधानसभा के उमेश कुमार जी को मदारी के रूप में पहचान गए। मदारी भी जानते हैं और रेपिस्ट भी जानते हैं, ब्लैकमेलर भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और झूठा भी जानते हैं। झूठ चल रहा है उनके खिलाफ। मैंने किया है उसका केस 22 मार्च को पिछले साल, और उसके बाद उसमें 27-28 डेट लग चुकी हैं और 2 केस किए हुए हैं। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चला गया था, वहाँ से मैंने डिसमिस कराया। इसकी गवाहियाँ चल रही हैं, आज गवाहियाँ चल रही हैं और बहुत जल्दी आप लोग के आशीर्वाद से, देवभूमि के आशीर्वाद से उसकी विधायकी बहुत जल्दी समाप्त होगी। केस 2001-2002 में आप पर भी थे, उससे क्या हो गया? मेरे को तो बरी हूँ मैं। केस तो किसी भी चलता है। ऐसे तो मोदी जी पे भी थे, योगी जी पे भी थे, अमित शाह पे थे, तमाम हमारे मंत्रियों पे थे। झूठे थे या सच्चे थे? अब भगवान जाने, मैं तो बरी कर दिया तो क्यों बरी किया? मैं तो मैं बरी 2001 और 2 वाले मामले बाहर हूँ। 2001 में हुआ था, 2002 में मैं बाहर हो गई। दूसरा कदम क्या होने वाला है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी मैं हरिद्वार शिफ्ट हो रही हूँ और यहाँ से फिर मैं अपने बूथ लेवल पे वर्क करूँगी। और अभी तमाम लोगों को हर विधानसभा में 2000 बूथ एजेंट तैयार करूँगी। और आपका बरसात के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग करूँगी। अभी 1 साल है, अभी तो मैं सिर्फ मीटिंगें करूँगी, अपने बूथ मैनेजमेंट करूँगी, बूथ के लोग तैयार करूँगी। अच्छा, आप कहते हैं जनता मासूम बातों में आ जाते हैं, आपकी क्या नीति रहेगी जनता को बातों में लाने की? मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरा तो काम बोलता है। अच्छा। सारी दुनिया जानती है। और सब लोग क्या करते हैं? अब वो तो आपको भी पता होगा। मैं तो आज भी देखो मैं पावर में नहीं हूँ, जाते हैं हम लोग काम देखने। मैं अस्पतालों में पड़े रहते हैं। अच्छा। पड़ी रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर, लोगों को दिखाने। ये तो मेरा शौक़ है। शुरू में आपको मैडम आपको बता दूँ, आज जब सलीम शेरवानी हेल्थ मिनिस्टर था उस समय मैंने हेल्थ मिनिस्टर से मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनवाया था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिर्फ हमारे उत्तराखंड के लोग या यूपी के लोग बीमारी के लिए आते थे, एम्स में इलाज नहीं मिलता था। मैंने आरसी आनंद बनवाया था। पूरी दुनिया को पता है, पूरे उत्तराखंड को पता है। कम से कम 4000 पेशेंट मैंने दिल्ली में दिखाए। वो मेरा शौक़, मेरा पैशन है लोगों की सेवा करना। क्यों? मेरे फादर 58 की एज में एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे वो दर्द का पता है। अगर कोई घर में एक्सपायर होता है तो कितना कंधों पर बोझ आता है, कितना दुख होता है, वो दर्द मुझे। आखिरी सवाल भावना पांडे जी मेरा रहेगा। आपने कहा कि आपने राज्य आंदोलन किया है ना, तो मुझे ये बताइए उसके बाद से अब तक इतना कुछ हो चुका है, इतनी चीज़ें चल रही हैं, तो अब छोड़ दिया है या अभी भी लगता है कि आवाज़ बननी चाहिए आपकी युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ? देखो मैडम, आपने मुझे शायद पिछले साल नहीं देखा होगा, 2020 में और 21 में लगातार में 8 महीने मेरे 3 भट्टे चलते थे। 1200 लोगों के आंदोलनों को खर्चे, 28 दिन तक मैंने पीआरडी जवानों को खाना, बिस्तर, रजाई, गद्दे आंदोलन के साथ खड़ी हुई। और 21 दिन में फार्मासिस्टों के साथ खड़ी हुई, प्रेरक शिक्षकों के साथ खड़ी हुई, अनाथाश्रम के लोगों के साथ खड़ी हुई, आशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई।
आंगनबाड़ी के साथ खड़ी हुई, सह लेखाकार के साथ खड़ी हुई, हर युवा बेरोजगार के साथ मैंने कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई। तो देखना होगा कि भावना पांडे जी का सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, सिर्फ होर्डिंग की जगह देखने आई थी, वो होर्डिंग लगने के बाद देखना होगा ये किस तरह से जनता को बहलाती है, क्योंकि भाई भावना पांडे के अनुसार जनता मासूम है और बातों में आ जाती है। और जो मैंने शुरू में बोला था कि अधजल गगरी छलकत जाए, वो कितनी छलकती है या वो उसके पानी को ऐसे कैसे रोक देती है, फिर भावना पांडे से दूसरी मुलाकात में आपको दिखाएंगे।